ओके, आई थिंक वी आर लाइव। एजो सीकर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हमने जैसे एक सीरीज शुरू कर रखी है, तो हम टॉप 50 टॉपिक्स पे बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट आ जाए, फिर मैं थोड़ी सी और चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। टॉप 50 टॉपिक सीरीज़ के बारे में भी थोड़ा बताता हूँ, आज के टॉपिक के बारे में भी बताता हूँ। तो अगर आपको मेरी वॉइस ठीक आ रही है, ऑडियो ठीक आ रही है, तो बताइए, फिर हम शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। अनामिका का एक क्वेश्चन आ रखा है, क्या यूपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के कोर्स है? प्लीज़ रिप्लाई। यूपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का कोर्स तो एज सच नहीं है सेपरेटली, लेकिन अगर आपका सिलेबस काफ़ी हद तक नेट जेआरएफ के सिलेबस के साथ मैच कर रहे हैं टॉपिक्स, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं ब्रह्मास्त्र को हमारे। तो उसमें से काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक सेकंड मैं खुद भी चेक कर लेता हूँ। यस, ऑडियो वीडियो तो मेरे अकॉर्डिंगली तो ठीक ही आ रही है। जस्ट ए सेकंड, मोबाइल साइलेंट पे कर दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में। टॉप 50 टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। टॉप 50 टॉपिक्स कैसे डिसाइड होते हैं? 17 पेपर्स हैं, हमने उसको उठाया, एक एक करके एनालिसिस किया, यूनिट वाइज करने की कोशिश की है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी को हम पहले कवर कर रहे हैं, तो उनमें से जो टॉपिक्स निकाल रखे हैं वो भी कवर करेंगे। और 10 यूनिट से जो हमने टॉपिक्स निकाले हैं ऐसे ही एनालिसिस करके, उसकी जो लिस्ट है उन हम सबको कवर करने वाले हैं, और वहाँ से हम 50 टॉपिक्स कवर करेंगे। लिबरलिज्म फेमिनिज्म हमने कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में हमने इकोलॉजिज्म को कवर करना है। अब आपको ये पता होगा कि जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी ना, आप सारे टॉपिक्स खत्म कर लोगे, तो 2000 प्लस फैक्ट्स जो है ना वो कंसोलिडेट हो जाएंगे आपके, और 200 प्लस कंसेप्ट्स आपको नए सीखने को मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें हो जाएंगे। सुनील कह रहे हैं ऑल इज वेल, थैंक यू सुनील। ओके, इसके साथ ये है कि हाईली रिपीटेड टॉपिक्स जो बार बार पूछे जाते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पिछले 17 साल के, अगर 17 साल नहीं 17 पेपर्स को निकालें, तो 17 पेपर्स को निकाल कर देखते हैं, तो उससे हमें यही चीज़ समझ आती है कि ये टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं। उसकी 100% कवरेज जो है आपकी हो जाएगी। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि इस टॉपिक्स में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है और हमने क्या क्या ध्यान रखना है। आप लोग इसका आंसर चैट बॉक्स में कर सकते हो। जहाँ पर क्वेश्चन टफ आएगा, टाइम मिलेगा हमें, तो मैं आपके लिए पोल भी दे दूंगा। जहाँ पर क्वेश्चन सीधे सीधे आंसर है, सीधे सीधे आंसर आप देते रहो। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर इसका आंसर है। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, ये बहुत ईजी जो है क्वेश्चन है। इकोलॉजिज्म के क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखने की कोशिश करना कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जा रहे हैं, इतना डीप में जाकर इकोलॉजिज्म का टॉपिक नहीं पूछा जा रहा है। वही आप देखना क्वेश्चन होंगे जो बार बार आपको दिखते जाएंगे। कभी वो स्टेटमेंट में आई जा रहा है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स में आई जा रहा है, टू स्टेटमेंट में आई जा रहा है, असर्शन रीजन में आई जा रहा है, मैच द फॉलोइंग में आई जा रहा है, वन लाइनर में आई जा रहा है। सेम चीज़, सेम फैक्ट बार बार रिपीट जो है इकोलॉजिज्म की होती रहती है। अब बहुत सारे लोग इसको 2 के साथ एसोसिएट कर रहे हैं कि सेकंड आंसर इज द राइट आंसर, एंड यू गाइस आर राइट। सेकंड जो है अपने आप में एक राइट आंसर भी है। कैसे? अब इसका मतलब समझिए कि एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म, जिसको मानव केंद्रितवाद कहते हैं, वो है क्या, इसके मायने क्या, और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था। एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म बेसिकली ये कहता है कि ये जो नेचर है और हमारे आसपास का जितना एनवायरनमेंट है, ये ह्यूमंस के यूज करने के लिए बना हुआ है। तो नेचर को एज ए इंस्ट्रूमेंट की तरह देखना, एक ट्यूल की तरह देखना कि नेचर जो है, हम नेचर को सर्व करने के लिए नहीं बनी है, नेचर हमें सर्व करने के लिए बनी है। तो ये जो व्यू पॉइंट होता है, इसलिए कहता है अगर सड़कें चौड़ी करनी है जी पेड़ गिरा देते हैं, ठीक है, कोई इंडस्ट्री खड़ी करनी है जी जंगल साफ कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। और तेज़ जाना है, टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो तेज़ गाड़ियां बनाते हैं, धुआं छोड़ेगी तो कोई बात नहीं, छोड़ने दो, उसको बाद में टैकल कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म में ह्यूमन को सेंटर रखा जाता है। नेचर और एनवायरनमेंट के साथ क्या किया जा रहा है, क्या खिलवाड़ किए जा रहे हैं, उसका नहीं देखा जाता। ये एक व्यू पॉइंट है कि ह्यूमंस को ना सुपीरियर समझा जाता है बाकी एनिमल से, बाकी लिविंग बीइंग से, और हर चीज़ जो है उसके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। ह्यूमंस की जो विशेज़ है, उसकी जो डिज़ायर्स है, उसकी जो ग्रीड है, उसके जो लालच है, ठीक है, वो सारे इर्द गिर्द उसके घूमते रहते हैं, और उसी से नेचर को मोल्ड किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है, अपने फ़ायदे के बारे में सोचा जाता है, चाहे नेचर को या एनवायरनमेंट को नुकसान भी क्यों ना पहुंचाया जाए। एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म इसी व्यू को कहते हैं जिसमें ह्यूमन सेंटर हो जाते हैं। एंथ्रो
एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म में याद रखना, एंथ्रो का मतलब ह्यूमंस और सेंट्रिसिज्म का मतलब सेंटर में, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच देखी जाती है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखे हैं असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ये ना हमने फेमिनिज्म का जो टॉपिक कवर किया था उसमें भी हमने कवर कर रखा है, तो इसका आपने आंसर बताना है। फेमिनिज्म में भी हम इको फेमिनिज्म को कवर करते हैं, इकोलॉजिज्म में तो हम कवर करते ही हैं। लेट्स सी कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। जोरो गुड इवनिंग आपको, नमस्ते निकिता। ट्रम्प का कहते हैं रोशन यही व्यू है जो पीछे एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म, यस ट्रम्प का तो यही व्यू है। वो तो वैसे भी कहते हैं क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें कुछ है नहीं, ऐसे ही बना रखी है। पेरिस क्लाइमेट डील से भी बाहर आ गए थे अमेरिका को लेकर। कुछ लोग 3 कह रहे हैं, कुछ लोग 2 कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको ये समझ नहीं आ रहा कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, कि ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या आंसर इसका बनना चाहिए। 3 फिर भी मेजॉरिटी में। ओके, राइट आंसर 3 ही है। A करेक्ट है, R करेक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन को हम पीछे फेमिनिज्म में भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसमें से डिस्कस करने वाली चीज़ें जो हैं वो याद रख लो, दोबारा रिपीट अगर होती है तो हमारे फैक्ट उससे कंसोलिडेट हो रहे हैं। इको फेमिनिज्म फेमिनिस्ट थ्योरी का ही एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1970s के टाइम पर इको फेमिनिज्म इमर्ज होता है। ये टर्म इको फेमिनिज्म जिसने कॉइन की है फ्रांसवास दू बॉन, या उसे कहते हैं दूबन, यस दूबन कहते हैं इसकी फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन अगर हम करें तो। इन्होंने ये टर्म को कॉइन किया था इको फेमिनिज्म। ये बार बार जो है आता रहता है कि टर्म इन्होंने कॉइन की, किसने की, तो याद रख लेना। तो इन्होंने ये कहा था कि इको फेमिनिज्म बेसिकली विमेन के साथ जो ऑपरेशन हो रहा है उसके साथ नेचर की एक्सप्लॉइटेशन को जोड़कर देखता है। वो कहता है पैट्रियार्की एग्जिस्ट करती है, कैपिटलिस्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, एक हायरार्की एग्जिस्ट करती है, ह्यूमन अपने आप को ऊपर मानते हैं, मैन लोग अपने आप को ऊपर मानते हैं, ठीक है, सुपीरियर समझते हैं, नेचर से सुपीरियर समझते हैं। ऐसे ही दूसरे अपने फेलो ह्यूमन से, यानी फेलो जेंडर जो विमेन हो गए, उससे सुपीरियर समझते हैं। तो हर चीज़ में ऐसी चीज़ है तो अपनी मनमर्जियाँ करते हैं और उससे नेचर का भी नुकसान करते हैं। कहीं ना कहीं नेचर की एक्सप्लॉइटेशन विमेन के ऑपरेशन के साथ जुड़ी है, क्योंकि माइंडसेट वैसा है इन लोगों का। ये कैपिटलिस्ट, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका माइंडसेट ही ऐसा है। तो ये कहाँ से निकल कर आ रहा है? पैट्रियार्कल माइंडसेट है। ऐसे ही वो नेचर को भी डोमिनेट कर रहे हैं, ये वहाँ से ही सीड निकल कर आ रहे हैं। इको फेमिनिज्म ये सारी चीज़ों के बात करता है, ये कोर फिलॉसफी है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इको फेमिनिज्म में कवर होती है। अब रीज़न इनकरेक्ट क्यों है? रीज़न इनकरेक्ट इसलिए था क्योंकि स्टेटमेंट फैक्चुअली ही रॉन्ग दे रखी है। इको फेमिनिस्ट अकाउंटेबल थोड़ी ना है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो तो अपनी थ्योरी दे रहे हैं, वो तो बात कर रहे हैं, ना कि वो खुद अकाउंटेबल हो जाते हैं। तो इसलिए रीज़न अपने आप में गलत हो जाता है। अब थर्ड अपने आप में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इकोलॉजी की टर्म पहले किसने यूज़ की थी? ये तो फेवरेट है एग्जामिनर का क्वेश्चन, हमेशा पूछता है इकोलॉजी की टर्म पहले किसने की थी। तो फटाफट आंसर दे दो। Hello sir, I am following your videos content and I have qualified NET June 2025 cycle in UR. Thank you for your all efforts. Ritu, you are most welcome and I hope आप अगर तैयारी कर रहे हैं JRF की तो आपका JRF 20 बार निकले। सभी लोग 2 कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, अर्नेस्ट हैकल इज द राइट आंसर। तो अर्नेस्ट हैकल एक जर्मन जूलॉजिस्ट है, इन्होंने फर्स्ट टर्म कॉइन की थी इकोलॉजी की, इन्होंने बात की है। देखिए इकोलॉजी टर्म कब से आ रखी है? 1866 से आ रखी है। ये ना कुछ ना एवोल्यूशन समझना, आप किसी भी आइडियोलॉजी की, किसी भी कंसेप्ट थ्योरी की आइडियोलॉजी की एवोल्यूशन और उसकी टाइमलाइन पता होनी चाहिए। तो इकोलॉजी टर्म कॉइन हो गया था 1866 में। उनकी एक बुक है, ठीक है, जो फ्रेंच में लिखी गई है, जर्मन में लिखी गई होगी मे बी, जनरल मॉर्फोलॉजी देर ऑर्गेनिज्मन, ठीक है, ये है उनकी राइटिंग का नाम, जो बाद में ट्रांसलेशन भी हुई होगी। और यहाँ पर उन्होंने ग्रीक वर्ड की बात की, वहाँ से इकोलॉजी टर्म जो है कॉइन की गई है। इकोलॉजी ग्रीक वर्ड से बना है, याद रखना, ऑइकस। ऑइकस का मतलब होता है हाउस एंड हैबिटेट, एंड लोगो, लोगो का मतलब होता है स्टडी। तो यहाँ पर हम उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो अपने लिविंग एनवायरनमेंट में, हाउस में, हैबिटेट में जैसे रह रहे हैं, उन सभी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। तो कैसे एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिज्म पर इम्पैक्ट है, ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है, ये दोनों चीज़ों को पढ़ा जाता है, उसको इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ऑइकोस और लोगोस वर्ड से बना है, ये भी जो है पूछा जाता होता है।
कि ये किस वर्ड से बना है, इसका रूट कहाँ से आया, आगे चलकर आपको दिख जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो हैकल ने ये सारी चीज़ें बताई है, ये हमने समझा दिया है। अब आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्ने नायस ने कौन सी टर्म कॉइन की है? अब यही चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं। विमल ने जो लिख रखा है इसका मतलब है वो कंफ्यूज हो रहे हैं। आर्ने नैस में और अर्नेस्ट हैकल में दोनों सेम व्यक्ति नहीं है और दोनों के आइडिया डिफरेंट है, दोनों ने डिफरेंट टर्म कॉइन की है। अब नाइस को समझ गए ना, डीप इकोलॉजी की है। तो हैकल ने डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी की बात नहीं की। आप सही लिख रहे हो बहुत सारे लोग। हैकल ने बात की है इकोलॉजी टर्म कॉइन की है, लेकिन डीप इकोलॉजी क्या है, शैलो इकोलॉजी क्या है, उसको डिफाइन करने वाले, उसको कॉइन करने वाले, उसको एक्सप्लेन करने वाले आने नैस है। इनका नाम आप याद रख लेना। अमृता, गुड इवनिंग आपको। अब ये टर्म देखिए कितनी लेट कॉइन हो रही है। डीप इकोलॉजी 1973 में हो रही है और अही बात इकोलॉजी की टर्म की तो वो तो 1800 में आ रही थी, ठीक है, 100 साल पहले ही कॉइन हो गई थी इससे। ये 1973 में डीप इकोलॉजी की टर्म अन्य नैस जो है कॉइन करते हैं। ये अपने आप में एक रेडिकल एनवायरनमेंट फिलॉसफी है जो कहते हैं कि शैलो इकोलॉजी से रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी, एनवायरमेंटलिज्म, ये सब तीनों एक ही चीज़ के नाम है। नोट कर लो, शैलो इकोलॉजी, रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी या आप कह लो इसमें एनवायरमेंटलिज्म, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है और इसके अगेंस्ट खड़ी होती है डीप इकोलॉजी। तो डीप इकोलॉजी क्या डीप बात करती है, वो कहती है पूरे ह्यूमन नेचर के जो रिलेशन है ना उसको बदल कर रख देने चाहिए हमें। डीप इकोलॉजी ये कहती है, वो कहते हैं कि हम जो है सिर्फ नेचर को ऐसे नहीं देखेंगे कि ह्यूमन के लिए नेचर से क्या क्या लिया जा सकता है, कैसे एक्सप्लॉइट या कैसे उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये नहीं है। नेचर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वैल्यू लगती है, वो इसलिए फ़ायदेमंद नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि ह्यूमंस को फ़ायदा दे रही है। वो अपने आप में उसकी अपनी एक गरिमा है, अपनी एक वैल्यू है, अपनी एक रिस्पेक्ट है। वो चीज़ें डीप इकोलॉजी हमें समझाते हैं। डीप इकोलॉजी में ये भी चीज़ कही जाती है कि सारे लिविंग्स बीइंग्स को आपको इक्वल देखना होगा और इक्वल देखते हुए आपको ये देखना होगा कि कैसे वो भी अपनी लाइफ को जी सके और फ्लरिश कर सके, ग्रो हो सके, इवॉल्व कर सके। सिर्फ ह्यूमंस ने नहीं करना है। क्योंकि शैलो इकोलॉजी की अगर बात करेंगे ना, शैलो इकोलॉजी पता है क्या कहती है? शैलो इकोलॉजी कहती है ठीक है पोल्यूशन हो रहा है, हम समझ रहे हैं, हम ह्यूमंस गाड़ियाँ चलाते, गाड़ियाँ तो चलाना है, कहते काम पर तो जाना है, ठीक है, कैपिटलिस्ट कैसे चलेंगे, ठीक है, नौकरियाँ कैसे चलेगी, उनके वर्कर अगर काम नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी, कहते जाना है। तो कहते क्या हल है जी? शैलो इकोलॉजी वाले कहते अरे पोल्यूशन बोर्ड बनाओ, ठीक है, इतना पोल्यूशन कर सकते हो, इतने पॉइंट से ज़्यादा नहीं कर सकते हो, पोल्यूशन सर्टिफिकेट इशू कर दो, इतना कर दो। ये शैलो इकोलॉजी है। शैलो इसलिए क्योंकि इससे कुछ चीज़ें होने नहीं वाली, कुछ खास बदलने नहीं वाला। क्योंकि जो डीप इकोलॉजी बात कर रहा है वो रेडिकल वे में बात कर रहा है। वो सवाल उठाएगा गाड़ियां बन ही क्यों रही है, बाईसाइकिल यूज़ करो, चेंज कर दो, ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ही क्यों करती है जो नेचर को नुकसान पहुंचा रही है। तो वो डीप इकोलॉजी इसलिए रेडिकल है। रेडिकल समझते हो कि बिल्कुल ही बदल कर रख देगा। वो कह रहा है आपका लाइफस्टाइल ही जो है वो बेकार है, वो जिस तरह का लाइफस्टाइल आप जी रहे हो वो नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसा लाइफस्टाइल जीना ही क्यों है, बदल दो अपने लाइफस्टाइल। हर चीज़ जो नेचर को नुकसान पहुंचा रही है उसको बदल देना चाहिए, ना कि आप हल्की हल्की लिमिट्स लगाते रहो, चेक्स लगाते रहो, ये करते रहो, नई पॉलिसीज़ बनाते रहो। ये नहीं करना है। डीप इकोलॉजी ये सारी चीज़ों की बात नहीं करता। ये शैलो इकोलॉजी एनवायरमेंटलिस्ट वाले, रिफॉर्मिस्ट वाले जिनको कहते हैं, वो बात करता है। अब इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अन्य नैज ने हमें यही टर्म कॉइन करके दी है। दोबारा ये क्वेश्चन आ गया, इसको मैं स्किप करने वाला हूँ, ठीक है। ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे बार बार रिपीट होते रहते हैं। 1973 में कि ये नॉर्वेगियन फिलासफर है, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हमें पता है। कोई और इसमें चीज़ है जिसको हम लेकर जा सकते हैं यहाँ से, या मैंने सारा कुछ डिस्कस कर लिया? आई थिंक मैंने सारा कुछ इसमें पिछले में ही डिस्कस कर लिया, तो नथिंग न्यू इन दिस एक्सप्लेनेशन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें कुछ ऐसे टर्म और ऐसी स्टेटमेंट है जो पीछे हम डिस्कस भी कर आए हैं। तो अब आपने उसी हिसाब से जो है इसका आंसर देना है। थोड़ा सा पढ़ लो इसको, आराम से समझने की कोशिश करो और मैं तब तक पोल देने की कोशिश करता हूँ आपको। पोल में आंसर कर देना, आप तुरंत कर देना सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 1 रेडी रखो अपना आंसर, बस जैसे ही पोल आई बटन दबाना है, क्योंकि हम पोल को लेकर बैठे नहीं रहेंगे, हम अगले क्वेश्चन पे जल्दी मूव कर जाएंगे। तो दबाइए बटन।
पोल एंड होने वाली है 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1 0 मेरी तरफ से पोल जो है एंड होती है। ओके, देख लेते हैं एक बार पोल के रिजल्ट भी देख लेते हैं, सो मैं समझ पाऊँ कि आपको ये चीज़ पता थी या नहीं पता थी। तो मोस्टली जो है 60% 1 को कह रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो 1 ही बनता है। तो काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ आ गई थी। अब यहाँ पर एक कैच है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ पाए थे कि ग्रीन आइडियोलॉजी की डिबेट 60th सेंचुरी की डिबेट नहीं है। इन सभी चीज़ों को भी हमने समझना है। और एंड्रयू डॉब्सन कहाँ से आ गए ये भी हमने समझना है, क्योंकि इकोलॉजी ग्रीक टर्म से आई है, पीछे हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टडी ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ नेचर, इसका मीनिंग ये निकलता है। 2 वर्ड से बनी है, ऑइकोस और लोगोस, याद रख लो। ये बार बार नेट क्वेश्चन पूछता रहता है। इकोलॉजी का ब्रेकडाउन पूछता रहता है, कहाँ से आई ये पूछता रहता है, कॉइन किसने की ये पूछता रहता है। इकोलॉजिज्म के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं और बार बार आते हैं। और फिर आता है जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने इसको कॉइन किया, 1866 में किया। ये भी अब याद रख लो। मेरे साथ पढ़ने का यही फ़ायदा है आपको साथ में कि आप चीज़ें भूलो ना। मैं जिन जिन चीज़ों पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, वो चीज़ें आपको भूलनी चाहिए नहीं, कतई नहीं उसमें गलती करनी है। ना डेट में गलती करनी है, ना किसी नाम के साथ वो गलती करनी है कि किसने कॉइन की। सी भी करेक्ट है। अब एंड्रयू डॉब्सन की बात करते हैं, क्योंकि पीछे हमने जितने क्वेश्चन किए एंड्रयू डॉब्सन तो आए ही नहीं थे। तो एंड्रयू डॉब्सन किसकी बात करते हैं? देखिए, ग्रीन पॉलिटिकल थॉट यानी ग्रीन पॉलिटिकल डिबेट्स कह लो, उसकी बात तो करते ही हैं। ये एनवायरमेंटलिस्ट जो रिफॉर्मिस्ट होते हैं, विद इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पर काम करना चाहते हैं, उसको डिसमेंटल नहीं करना चाहते हैं, उसी में सुधार लेकर आना चाहते हैं, वो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं। जैसे अन्य नैस जो है वो शैलो इकोलॉजी वाले कहते हैं, और वही एंड्रयू डॉब्सन कहते हैं। एक होते हैं इकोलॉजिज्म, इकोलॉजिज्म में रेडिकल आ जाते हैं, जो सोसाइटी नेचर का रिलेशन बदलना चाहते हैं। एंड्रयू डॉब्सन से भी एक कदम आगे चले जाते हैं अन्य नैस, और वो कहते हैं इकोलॉजिज्म भी फर्दर डिवाइड करो आप, शैलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी। तो दोनों अपनी लैंग्वेज में कुछ समझाना चाह रहे थे। तो वो समझाना क्या चाह रहे थे? वो समझाना यही चाह रहे थे, कुछ लोग रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसमेंटल नहीं करना चाहते हैं, विद इन उसी स्ट्रक्चर के दायरे में रहना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही बदल देना चाहते हैं, जिसे वो एंड्रयू डॉब्सन इकोलॉजिज्म वाले कह रहे हैं, वही अन्य नैस जो है उसे डीप इकोलॉजी वाले कह रहे हैं। तो ये याद रखना, डॉब्सन क्या कहते हैं, अन्य नैस क्या कहते हैं। अब ग्रीन आइडियोलॉजी डिबेट 20वीं सेंचुरी की डिबेट है, वहाँ पर शुरू होती है, और मोस्टली ये वर्ल्ड वार 2 के बाद यानी एक्सीलरेट होनी शुरू होती है। 1960s 70s में जो है इसको हमें देखने को मिलती है। ग्रीन आइडियोलॉजी की डिबेट जो है 60th सेंचुरी की डिबेट नहीं है, क्योंकि 16th सेंचुरी की जो डिबेट है, 16th सेंचुरी में तो इंसान इतने अवेयर नहीं थे कि इन्वायरमेंट के साथ कुछ चीज़ें ऐसे हो भी रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद ही तो नुकसान किया है एनवायरमेंट का, और इंडस्ट्रियलाइजेशन से अंधाधुंध नेचर के साथ नुकसान किया जा रहा है। फिर ये एक कंसर्न बना, इसकी चिंता जागी, बहुत सारी राइटिंग्स लिखी गई, उस राइटिंग्स ने अवेयर किया। वो राइटिंग्स के नाम आगे चलकर हम पढ़ने वाले हैं, कहाँ से अवेयरनेस शुरू हुई, और फिर जाकर फिर 20वीं सेंचुरी की ये एक डिबेट एक मूवमेंट की तरह जो है बनती हुई हमें दिखाई देती है। तो ये आप याद रख लेना चीज़ें। अब बात करते हैं दो लिस्ट को आपने मैच करना है, बुक को और ऑथर और थिंकर को। जब तक आप इसकी मैचिंग बना रहे हैं तब तक मैं पोल जो है इसकी स्टार्ट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर ये है 7, राइट। 1 2 3 4 पोल स्टार्ट कर दिया। पोल में आंसर देना आप। सर, आई एम गोइंग टू वॉच यूर रिकॉर्डेड क्लासेस। निकिता, एनी टाइम, जब मर्जी देखिए, ये चैनल पर ही पड़ी रहेंगी, आप जब भी आकर देखना चाहते हैं देखिए। ओके, तो जिन जिन स्टूडेंट ने आंसर कर दिया है, होपफुली उनको इसके बारे में पता होगा, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है इकोलॉजिज्म का, इट्स नॉट ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो लेट्स सी, 70% लोगों ने कहा है कि इसका आंसर 3 है। चलो, आपने सही कहा है, इसका आंसर 3rd ही है। एक एक करके ना इन सब के बारे में भी हमने जानना है। साइलेंट स्प्रिंग रेचल कार्सन की 1962 की बुक है, यानी ये वो बुक है साइलेंट स्प्रिंग जो कहीं ना कहीं मॉडर्न एनवायरनमेंट मूवमेंट डिबेट जब शुरू होती है एनवायरनमेंट को लेकर, उसमें स्पार्क चिंगारी का काम करती है लोगों को अवेयर करने के लिए, यानी सोए हुए इंसानों को जगा देती है रेचल कार्सन की ये साइलेंट स्प्रिंग।
ठीक है, और ये 1962 में आई थी। डीप इकोलॉजी आपको पता है अन्य नायस की है, 1973 में ये टर्म कॉइन करते हैं, ठीक है, और इसके बारे में पीछे हम पढ़ आए हैं क्या मीनिंग है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जो है गैरेट हार्डिन का आइडिया है, 1968 में आता है। ये एक ऐसे है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जहाँ पर वो एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी कोई रिसोर्सेज शेयर्ड हो जाते हैं ना, कॉमन हो जाते हैं, तो वो एक्सप्लॉइट होने लगते हैं। जैसे समंदर जैसी ऐसी कोई चीज़ें जहाँ पर भी कॉमन चीज़ें हमारे पाई जाती है उसको हम एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। ये ह्यूमन नेचर में एक चीज़ है। तो जैसे ही चीज़ उसकी अपनी होती है, ऑनरशिप होती है, तो वो उसका ध्यान रखता है, लेकिन जैसे ही वो पब्लिक हो जाती है, शेयर्ड हो जाती है, तो उसका तो कबाड़ा ही कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स के बारे में गैरेट हार्डिन अपने इसी ऐसे में ये चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। इमेजिन कम्युनिटी का आइडिया आपको पता है, बेनेडिक्ट एंडरसन का आइडिया है। 1983 में उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नेशन एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो इमेजिन्ड होते हैं, सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। तो इमेजिन कम्युनिटी का आइडिया उन्होंने नेशन को लेकर कहा था कि नेशन इमेजिन कम्युनिटीज़ होती है, एक्चुअली ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक आइडिया एग्जिस्ट करता है आपके दिमाग में। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो एनरोल होना चाहते हैं हमारे डिटेल्ड बैच में, ब्रह्मास्त्र 3.0 वो लाइव चल रहा है हमारा। लाइव चलने का मतलब होता है रिकॉर्डेड लेक्चर ही आ रहे हैं, लेकिन उसको शेड्यूल के हिसाब से हम सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, अपडेटेड सारी जो है डिटेल्स उसमें नोट्स में कवर कर रहे हैं टिल योर एग्ज़ाम। तो इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली है वो आप स्क्रीन पे दे सकते हैं, उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हर बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, कर रखा है मैंने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है और इसमें साथ में शेड्यूल मिलता जाएगा। तो हम यही चाहते हैं आप शेड्यूल के साथ ही हमारे साथ तैयारी करते जाओ और एट द एंड आप बहुत अच्छा जो है कवर कर लोगे सारा सिलेबस। अर्ली 2000 आप कूपन कोड यूज़ करेंगे, फ्लैट 2000 आपको ऑफ भी मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए। और इस बार हमारे बैच में जो एनरोल कर रहे हैं उनको रणभूमि टेस्ट सीरीज़ बैच में ही इंक्लूडेड है, उनको साथ में ही मिल जाएंगी। तो जिन्होंने नहीं बैच में एनरोल कर रखा वो टेस्ट देना चाहते हैं तो उसको भी आप दे सकते हो। 18 जुलाई से हमने शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस दोनों की अलग अलग आती है। दोनों में हम ऐसे इस बार प्लान कर रहे हैं कि यूनिट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। धीरे धीरे शेड्यूल के अकॉर्डिंगली यूनिट वाइज टेस्ट मिलते जाएंगे। 10-10-15 दिन का हमने गैप रखा है एक यूनिट में, सो डैट आप एक यूनिट को अच्छे से पढ़कर आओ और उसके बाद उस यूनिट को टेस्ट करो अपने आप को। फिर लास्ट में फुल ऑन तैयारी शुरू हो जाएगी, फुल लेंथ टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे एग्ज़ाम आपका पास आता जाएगा। सर नोट सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी अवेलेबल, आप जब परचेज करते हो तो आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हो, तो वो आपकी सॉफ्ट कॉपी बन जाएगी। रणभूमि 100 कूपन कोड है अर्ली बर्ड ऑफर में, जो भी इसमें लेना चाहते हैं वो भी लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इकोलॉजी टर्म किसने कॉइन की, फिर से आ गया है, ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं, हमें पता है हैकल ने की है, बार बार आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि बार बार पूछा जाता है। ओके नेक्स्ट, ये अपने आप में क्वेश्चन ऐसा है कि पीछे हम पढ़ आए हैं, लेकिन लेट्स सी कि आप पीछे कितना अच्छे से सुन रहे थे, पढ़ रहे थे। स्टेटमेंट 1, 2 को आपने बस ये बताना है कि सही है या गलत है, क्या है। इसका जल्दी जल्दी आंसर लिखना शुरू कर दो चैट बॉक्स में, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 1 कह रहे हैं, ठीक है। एकता दुबे 1 कह रहे हैं, ओके। रितु 1 कह रहे हैं, ठीक है। और कितने 1 कह रहे हैं, जोरो 1 कह रहे हैं, रोशन 1 कह रहे हैं, ठीक है। सुनील भी 1 कह रहे हैं, मोस्टली 1 कह रहे हैं। 1 ही इसका राइट आंसर है, दोनों ही अपने आप में करेक्ट है। आपको पता है इकोलॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड से हुआ है ड्राइव, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ समझने वाली, आपको ये पता चल गया दोनों ही अपने आप में करेक्ट है कि वही फैक्ट हैं जो बार बार घूमते रहते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। एंटी वही चीज़ों को इकोलॉजिज्म पर मेन फोकस करके पूछता रहता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये पूछ लिया गया कि गया का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये आपने बताना है। इसका आंसर भी फटाफट दे दो, ये घिसा पेटा PYQ है, बहुत बार एनटीए पूछ रखा है इसको। 3 करके आ रहा है, एकता रितु जोरो 3, ठीक है। 3 ही इसका राइट आंसर है, जेम्स लवलॉक का ही ये आइडिया है। लेकिन हमने कुछ चीज़ें हमने समझनी है, ओके। अब जेम्स लवलॉक है कौन, ये यूके के एटमॉस्फेरिक केमिस्ट है, इन्वेंटर है, एक एनवायरमेंटल थिंकर भी है। लेकिन ये फेमस हुए थे अपने एक आइडिया की वजह से, वो था गाया हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस क्या कहता है, ये गाया हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो अर्थ है ना वो अपने आप में एक सेल्फ रेगुलेटिंग लिविंग बीइंग है।
यानी धरती अपने आप को संवारती है, संभालती है, अपने आप को बैलेंस करती है, चीज़ें ठीक करती है, रेगुलेट करती रहती है। यहाँ पर हमें किसी की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। रैदर हम अगर ह्यूमन एक्टिविटी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धरती को खतरा पहुंचाती है, उसको स्टॉप कर देंगे तो धरती अपने आप ठीक होने लगी शुरू हो जाएगी। ओजोन लेयर खराब हुई है, वो बननी शुरू हो जाएगी। बस आप अपनी एक्टिविटीज़ जो है खराब करने में जो लगा रहे हो वो बंद कर दोगे, ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। सेल्फ रेगुलेटिंग की तरह चलती है। जैसे हमारी बॉडी ये कहते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग है। अगर आप इसको गंदी चीज़ें खिलाई ही जाओगे, कुछ ऐसा करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो ये रेगुलेट ही नहीं करेगी। लेकिन अपने आप में ही इसकी एक कम्युनिटी स्ट्रेंथ है, हर डिजीज़ को अपने आप हील कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें जो है जैसे बॉडी कर सकती है, वैसे ही अर्थ भी ऐसे ही। यही गाया हाइपोथेसिस का आइडिया था। तो ये सारी चीज़ें के बारे में बताया गया था जेम्स लवलॉक के द्वारा। शैलो इकोलॉजिस्ट इनमें से किसके साथ बिलीव करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आप दीजिए, और आई थिंक इसकी मैं पोल डाल ही देता हूं सो डैट आप पोल में इसको आंसर कर सकिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 2 3 4। अपना पोल तैयार रख लीजिए, तुरंत बटन दबा देना जैसे ही आपको पोल दिखाई देती है। चलिए बटन दबाइए। लेट्स सी, मैं ये देखना चाहता हूं कि आप कंफ्यूज होते हैं कि नहीं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब है कि कंसेप्चुअल लेवल पर डीप इकोलॉजी क्या कह सकती है, शैलो इकोलॉजी क्या कह सकती है, ये आपको नहीं पता है कि शैलो इकोलॉजी किन किन चीज़ों में बात करती है। चाहे आपने डिटेल में पढ़ा भी ना हो, लेकिन कंसेप्ट समझे तो आप समझ आओगे कि किन किन चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। लेट्स सी, चलो मैं पोल को बंद करने वाला हूँ, देखते हैं कितने लोगों ने इसका जो है सही आंसर दे रखा है। ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। तो अगर पोल के रिजल्ट देखे जाएं तो डिवाइडेड ओपिनियन आ गई। फर्स्ट में भी 38% है, थर्ड में भी 38% है, कुछ लोग 24% फोर्थ को कह रहे हैं। तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ए और सी की वो बात करता है और बी और डी की वो नहीं करता है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। शैलो इकोलॉजी, जिसको हम रिफॉर्मिस्ट कहते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक इकोलॉजी कहते हैं, हम उनको एनवायरमेंटलिस्ट भी कहते हैं, ये सारे नामों से पुकारा जाता है इनको। ये कहते हैं एनवायरमेंट को कैसे मैनेज किया जाए सो डैट इंसानों को फ़ायदा हो सके। शैलो इकोलॉजी इसकी बात करता है। इसलिए ए करेक्ट हो जाता है कि वो ह्यूमन बेनिफिट की बात कर रहा है, ह्यूमन हेल्थ, उनकी प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा है, क्योंकि ह्यूमंस की बात कर रहा है ना, उनके फ़ायदे की बात कर रहा है। तो पहले में फायदे की बात लिखी हुई थी। बी इनकरेक्ट हो जाती है, एंटी ग्रोथ नहीं है। वो तो कहते हैं कि इकोलॉजिकल सेफगार्ड्स को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस करते हुए एनवायरनमेंट के साथ हमने सारे ह्यूमंस जो है ज़्यादा ग्रो करने हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। ठीक है, एंटी ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ की तो वो बात करते हैं। करेक्ट क्या है, सी करेक्ट है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं, वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। वो कहते हैं आप इंडस्ट्री चलाना चाहते हो चलाओ, और खोलना चाहते हो खोलो, बढ़ाना चाहते हो बढ़ाओ, जो मर्जी करो, लेकिन एनवायरनमेंट को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसे सस्टेनेबल ग्रोथ का नाम दिया जाता है और ये शैलो इकोलॉजी में काउंट की जाती है ऐसी फिलॉसफी जो इंडस्ट्रीज़ को बंद करने की बात नहीं करती। वो कहते करो लेकिन थोड़ा सा बैलेंस कर लो, ज़्यादा नुकसान ना करो। अगर आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ता है, मतलब एनवायरनमेंट को नुकसान करने के बाद ग्रीन टैक्स देना पड़ रहा है, तो आप दे दो, थोड़े पैसे दे दो कि हाँ जी भाई हमसे नुकसान हो गया, ये लो पैसे लो। तो ऐसे कर सकते हो। तो ये फिलॉसफी कहते हैं ऐसे ही काम करती है शैलो इकोलॉजी। इसलिए ये शैलो है ना, कि पूरी तरह से नेचर को देख रेख या संभाल की बात नहीं करते, ह्यूमन सेंट्रिक होकर सोचती है, नेचर सेंट्रिक होकर नहीं सोचती है। डी अपने आप में इनकरेक्ट है, क्योंकि ये इकोसेंट्रिसिज्म जो आइडिया है कि वो कहते हैं कि लाइफ हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू बियॉन्ड ह्यूमन यूज बिलोंग्स टू डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी पर नहीं करते हैं। तो शैलो इकोलॉजी इकोसेंट्रिक नहीं है, डीप इकोलॉजी इकोसेंट्रिक है। वो कहते हैं नेचर की लाइफ की अपनी वैल्यू है, तो जरूरी नहीं है कि ह्यूमन की यूज़ के लिए ही बनी हुई है। तो इकोसेंट्रिक नेचर सेंट्रिक होकर सोचता है, वो डीप इकोलॉजी सोचता है। शैलो इकोलॉजी ह्यूमन सेंट्रिक होकर सोचता है, इसलिए उसको एंथ्रोपोसेंट्रिक इकोलॉजी कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। शैलो इकोलॉजी क्या कहता है, डीप इकोलॉजी क्या कहता है। मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो आपके ऐसे ही कवर हो जाएंगे। अब आपसे ये थ्योरी पूछ ली गई है कि अर्थ इज बेस्ट अंडरस्टूड एज लिविंग एंटिटी दैट एक्ट्स टू मेंटेन इट्स ऑन एग्जिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या है कि धरती अपने आप में एक लिविंग एंटिटी है
जो ऐसे एक्ट करती है सो डैट उसकी एग्जिस्टेंस जो है बनी रहे। तो ये किसने कहा है? ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की थ्योरी है। किसकी है? सोशल इकोलॉजी है, सस्टेनेबिलिटी है। तो बहुत सारे जोरो चार कह रहे हैं, रितु चार कह रहे हैं, रोशन चार कह रहे हैं, सभी चार कह रहे हैं। यस, आप समझ गए तो मतलब आपको समझ आ गया कि ये गया हाइपोथेसिस जेम्स लवलॉक ने जो दिया था। तो उनके साथ एक और नाम जुड़ा हुआ है, उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दी है, लिन मार्गुलिस की। लेकिन लिन मार्गुलिस का नाम ज़्यादा नहीं आता है, लवलॉक का नाम ही हम याद रखते हैं। तो इन केस आपको कहीं मार्गुलिस दिख गए, ऐसे ही कुछ अटपटा सा क्वेश्चन वो डाल सकता है, तो आप याद रखना ये दो नाम गया हाइपोथेसिस के साथ जो है एसोसिएटेड हैं। अब हाइपोथेसिस क्या था वो पीछे मैं समझा चुका हूँ, उसको बार बार नहीं समझेंगे। रादर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट को लेकर है, आप इसको आराम से पढ़िए। मैं पोल शुरू करता हूँ, फिर मैं बाद में आपको समझाऊंगा कि क्या इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है। लेट्स सी कि कितने लोग इसको जो है सही आंसर कर पाते हैं। आई थिंक फोर्थ ऑप्शन नहीं आई, अब आ गई है कि क्या ये जो है रिफ्लेक्ट करता। शैलो और रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी पर ही फिर से क्वेश्चन है और आपने आंसर देना है। संगीता, नमस्ते आपको। मैं पोल को बंद करने वाला हूं। जिन लोगों को शैलो इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट के पीछे क्लियर हो गया था उनको तुरंत आंसर देना चाहिए था, तुरंत आंसर। ये कह रहे हैं नेट में इकोलॉजिज्म टॉपिक ही नहीं है। तो अनुष्का, आपने शायद सिलेबस पढ़ा ही नहीं है। नेट में इकोलॉजिज्म टॉपिक नहीं है। आप दोबारा सिलेबस उठाइए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पे जाइए फर्स्ट यूनिट पे, और उसमें जाकर देखिए कि इकोलॉजिज्म टॉपिक है या नहीं है। और हम इतने सारे PYQ को सॉल्व कर रहे हैं, ये कहाँ से फॉर्म हो गए? ये मतलब अपने आप आ गए। तो ये चीज़ है। तो इसका राइट आंसर जो दिया गया है, थर्ड दिया गया है, 80% ने दिया है। बहुत अच्छा लगा कि मेजॉरिटी ने दिया है, क्योंकि इसका ये समझ आ रहा है कि इन्होंने समझ लिया है कि शैलो इकोलॉजी, रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी किसकी बात करता है। एक एक करके देख लेते हैं। शैलो इकोलॉजी जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम के विदिन काम करना चाहता है, ठीक है, यस वो करना चाहता है। वो कैपिटलिज्म या इंडस्ट्री ये सारी चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहता है। बी जो है अपने आप में करेक्ट है, ये लिमिट्स टू ग्रोथ मानते हैं कि ग्रोथ की भी अपने आप की लिमिट होती है। अंधाधुन जो है ग्रोथ नहीं वो बात करते हैं। ये कहते हैं रिसोर्सेज को यूज़ तो करना है ह्यूमंस के फ़ायदे के लिए, लेकिन सस्टेनेबल यूज़ होना चाहिए। आप उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। तो इस शैलो इकोलॉजी करता है। सी अपने आप में इनकरेक्ट है, क्योंकि शैलो इकोलॉजी जो है एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म के व्यू को रिजेक्ट नहीं करता है। वो तो है ही एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म, यानी ह्यूमन सेंट्रिक होकर सोचता है, नेचर सेंट्रिक होकर, इको सेंट्रिक होकर वो नहीं सोचता है। डीप इकोलॉजी इको सेंट्रिक होकर, नेचर सेंट्रिक होकर चीज़ें सोचती है। डी भी करेक्ट है, क्योंकि एनवायरनमेंट अपने आप में जो हार्म है उसको देखा जाता है एक्सटर्नलिटी के साथ, सोशल कोस्ट के साथ ट्रीट किया जाता है। कहते जो भी हार्म हो रहा है उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसको हम मैनेज कर सकते हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो हार्म हो रहा है वो ह्यूमन नेचर की रिलेशनशिप कैसे चल रही है, उसमें बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है, या जो चीज़ें जैसे चल रही है उसको चलने दो, जो फिर नुकसान होता है उसको ठीक कर लेंगे। कि ठीक है ओजोन लेयर जो है उसमें होल हो गया, ठीक कर लेते हैं, कुछ चेक्स एंड बैलेंस रख लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है ग्रीन एरिया कम हो रहे हैं तो थोड़े बहुत और कहीं जगह पर पेड़ लगा देते हैं, सड़कें तो चौड़ी करनी ही है। ठीक है इंडस्ट्री जो है धुआं छोड़ रही है, ये कर रही है, तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेते हैं और थोड़ी ग्रीन एनर्जी बनाते हैं, तो उसके लिए उनसे ग्रीन टैक्स ले लिया करेंगे जो इंडस्ट्री ज़्यादा धुआं छोड़ रही है। तो वो ठीक है करते हैं, नेचर को नुकसान भी पहुंचाते जाते हैं और थोड़ा बहुत मैनेज भी करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही चीज़ें समझी हुई है। तो इसीलिए इसको शैलो इकोलॉजी के साथ देखा जाता है। साइलेंट स्प्रिंग बुक किसने लिखी है? ये फिर से आ गई है, पीछे हमने मैच द फॉलोइंग में कर ली थी। लेट्स सी कि इसको फटाफट आप आंसर कर पाते हो कि नहीं, याद है आपको नहीं या नहीं है। सर शैलो इकोलॉजी को ट्रम्प्स व्यू ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट कह सकते हैं। रोशन, हाँ, शैलो इकोलॉजी को सिर्फ ट्रम्प के साथ क्यों जोड़ना है? दुनिया में ढेरों इंसान है जो शैलो इकोलॉजी वाली। साइलेंट स्प्रिंग में बात क्या की थी? ऐसा इन्होंने क्या किया था कि जिसके चलते हुए एनवायरमेंट मूवमेंट्स बनने लगी, लोग एनवायरनमेंट को लेकर अपने आप में अवेयर होने लगे। ये अपने आप में एक ऐसी पहली किताब है माना जाता है जिसने
एनवायरनमेंट पे हो रहे नुकसान की भरपूर चर्चा भी की और लोगों के जहन को हलाया भी उन्होंने, ठीक है, शेक कर दिया कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग। तो इन्होंने बात तो सिर्फ पेस्टिसाइड यूज़ की थी कि आप पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हो, डीडीटी के हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं उसकी बात की थी। इकोसिस्टम क्या होता है, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लेंथ, ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्टेड है इसके बारे में बात की थी। और कार्सन ने हाईलाइट किया था कि केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हम करते जा रहे हैं, फूड चेन में केमिकल आपके एंटर्ड होते जा रहे हैं। इससे जो नेचर के द्वारा बनाया गया इकोलॉजिकल बैलेंस है ना, आप पूरा उसको ख़राब कर रहे हो, तहस नहस कर रहे हो। ये बुक चलते हुए पब्लिक आउटक्राई यानी लोगों में हल्ला गुल्ला मचा, पॉलिसी रिफॉर्म्स लेकर आए गए और यूएस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज जो बनी यूएस में, वो इसी बुक की अवेयरनेस की वजह से जब पब्लिक आउटक्राई हुआ, लोगों ने हल्ला गुल्ला किया, तो तब जाकर ऐसी एजेंसीज बननी शुरू हुई। यानी एनवायरनमेंट के इशू को लेकर ह्यूमंस पहली बार हमें देखा कि सीरियस होने लगे हैं। और ये इसलिए अपने आप में इस बुक की जो बात है ये माना जाता है लॉन्च पॉइंट, कि मॉडर्न एनवायरनमेंट मूवमेंट्स जिससे लॉन्च हुई, जिससे शुरुआत हुई, जिसने स्पार्क दिया, वो साइलेंट स्प्रिंग की बुक थी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे जो आज हमने कवर करने थे और इकोलॉजिज्म में आपको पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप ऐसे ही तैयारी करनी है। कोर फैक्ट को, कोर कॉन्सेप्ट को देखिए, पैटर्न को देखिए, रिपीटेटिव टॉपिक को देखिए, उस टॉपिक के अंदर रिपीटेटिव फैक्ट्स को देखिए, तो वो चीज़ें नहीं भूलनी होती है। सिली मिस्टेक्स वहाँ पर नहीं करनी है, वहाँ पर अपनी तैयारी इस लेवल पर कंसोलिडेट कर लेनी है। क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर पता होना चाहिए एग्जाम में। तब ये कंफ्यूज नहीं होना कि यार ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ऐसे केसेस में नहीं होना। जहाँ पर तैयारी मैं करवा रहा हूँ, आप खुद कर रहे हो, आप PYQ में देख रहे हो, आप कहीं से भी देख रहे हो, मेरे लेक्चर से देख रहे हो, इकोलॉजिज्म का डिटेल लेक्चर जो ब्रह्मास्त्र का ही एक लेक्चर है, वो पूरा डिटेल्ड यूट्यूब पे आप पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको देखिए। उसमें मैंने सारी मेजर चीज़ें, या सारी डिबेट जितनी आज आप समझ रहे हो, सब कुछ ही कवर कर रखा है। तो उसको अच्छे से कवर करो। अपने आप में कोई भी लेक्चर जब प्रिपेयर किया जाता है मेरे द्वारा, ऐसा खासकर जो ब्रह्मास्त्र का पार्ट बनता है, वो कंप्लीट होता है। तब मैं कहता हूँ कि तब आपको कोई बुक नहीं उठानी है, किसी और सोर्स में नहीं जाना है, वो अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। तो इकोलॉजिज्म का वो कंप्लीट लेक्चर पूरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो उसको ज़रूर देखिए। आज इस सेशन में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम स्ट्रीम को एंड करते हैं।